वाओ! इस समय मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इसे यहीं रोकना होगा क्योंकि मुझे बोलना है। आप सभी के प्यार और इतने गर्मजोशी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा अपनी बात एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करती हूँ और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैंने कभी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं किया। हाँ, मैं बोलती तो हूँ, लेकिन मैं एक स्टोरी टेलर की तरह फ़ील करती हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी पूरी तरीके से इम्परफेक्ट लाइफ ने उसे वह बना दिया है जो वह आज है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए दूसरों को रियलाइज़ कराया है कि यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ मुश्किल है और आप इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ अनफेयर है, तो दोबारा सोचिए। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने लोगों को एहसास कराया है कि कभी-कभी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, हम ही छोटे होते हैं क्योंकि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने समय के साथ रियलाइज़ किया है कि रियल हैप्पीनेस, सक्सेस, मनी या फेम में नहीं है, ये अंदर है। रियल हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड में है। इसलिए मैं यहाँ हूँ और उस महिला की कहानी शेयर करने वाली हूँ। वह मेरी कहानी है, ग्रैटिट्यूड की कहानी है। आई लव यू टू, आई लव यू ऑल। मैं शब्दों की पावर में विश्वास रखती हूँ। कई लोग सोचने से पहले ही बोल देते हैं, लेकिन मैं वर्ड्स की वैल्यू जानती हूँ। वर्ड्स आपको बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, वह आपकी रूह को दुरुस्त कर सकते हैं या आपको हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। वह इसे एडवर्सिटी कहते हैं, मैं इसे अपॉर्चुनिटी कहती हूँ। वे इसे वीकनेस कहते हैं, मैं इसे स्ट्रेंथ कहती हूँ। वे मुझे डिसेबल्ड कहते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड कहती हूँ। वे मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और वो इंसिडेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपके डीएनए तक को बदल कर रख देते हैं। वे इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको फिजिकली तोड़ देते हैं। वे आपकी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, लेकिन आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म। वे घटनाएं आपको तोड़ देती हैं, विकृत कर देती हैं, लेकिन वह आपको आपके बेस्ट वर्जन में डाल देती है। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब मेरी शादी हुई उस समय मैं 18 साल की थी। मैं इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट टाइम इस बात को शेयर कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई उस समय मैं 18 साल की थी। मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक बलोच फैमिली से, जहाँ अच्छी बेटी अपनी पेरेंट्स से कभी ना नहीं कहती। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, अगर आप इससे खुश हैं तो मैं शादी कर लूँगी। एंड ऑफ कोर्स ये कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। लगभग 9 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड की किसी तरीके से आंख लग गई थी और कार नीचे खाई में जा गिरी। उन्होंने कार से कूदकर खुद को किसी तरीके से बचा लिया। मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई। मुझे काफ़ी चोटें आईं। लिस्ट थोड़ी लंबी है, डरिए नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ, कलाई में फ्रैक्चर हुआ, शोल्डर बोन एंड कॉलर बोन टूट गए, पूरी पसली टूट गई और पसली की इंजरी के कारण लंग्स एंड लीवर्स भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर गए।
मैं सांस नहीं ले पा रही थी। आई लॉस्ट यूरिन एंड बाउल कंट्रोल। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बैग पहनना पड़ता है। लेकिन इस इंजरी ने मुझे और एक व्यक्ति के तौर पर मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। जीवन जीने को लेकर मेरा परसेप्शन रीढ़ की हड्डी की चोट थी। मेरे बैकबोन की प्री वर्टेब्रा पूरी तरीके से चूरे हो गए और मैं ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई। ये एक्सीडेंट एक छोटे से प्रांत बलूचिस्तान की सरहद से एक दूर दराज इलाके में हुआ था, जहाँ ना कोई प्राथमिक चिकित्सा थी, ना हॉस्पिटल था और ना ही एम्बुलेंस। मैं उस गिरी हुई कार में थी। कई लोग बचाने के लिए आए। उन्होंने मुझे सीपीआर दिया और कार से बाहर निकाला। और जब वे मुझे कार से बाहर निकाल रहे थे तब मेरी रीढ़ की हड्डी का पूरा लेना देना हो गया। और अब ये बहस चल रही थी कि क्या हमें इसे यहीं रखना चाहिए, ये मरने वाली है, या कहीं लेकर चलना चाहिए। कोई एम्बुलेंस नहीं थी। सड़क के किनारे एक 4 व्हीलर जीप खड़ी थी। उन्होंने कहा, इसे जीप में बैठाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो, जो 3 घंटे की दूरी पर है। और मुझे आज भी वह उबड़ खाबड़ सड़क याद है। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने मुझे जीप के पीछे डाला और हॉस्पिटल ले गए, जहां मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी हाफ बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी है और हाफ पैरालाइज्ड। फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मुझे 2.5 महीने रहना पड़ा। मेरी कई सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने मेरे आर्म में और मेरी कमर को ठीक करने में मेरे कमर में बहुत सारा टाइटेनियम लगाया। इसलिए पाकिस्तान के लोग मुझे द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान पुकारते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे लिए इन सब का दोबारा जिक्र करना कितना आसान है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं और यह आपको रुलाती नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक हो गए हैं। हॉस्पिटल के वह 2.5 महीने भयानक थे। मैं आपको इंस्पायर करने के लिए कहानियाँ नहीं बनाऊंगी। मैं नाउम्मीदी के कगार पर थी। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम एक हाउसवाइफ बन गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। तुम दोबारा पेंटिंग नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी कलाई और आर्म बहुत ज़्यादा विकृत हो गए हैं। तुम दोबारा पेन नहीं पकड़ पाओगी। और मैं चुप रही। अगले दिन डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, आपकी स्पाइन इंजरी इतनी गहरी है कि आप दोबारा चल नहीं पाओगी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, इट्स ऑल राइट। अगले दिन डॉक्टर ने आकर कहा, तुम्हारी स्पाइन इंजरी और पीठ में जो फिक्सेशन है, उसकी वजह से तुम दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। उस दिन मुझे सदमा लगा। मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी मदर से पूछा, मैं ही क्यों? और यहाँ से मैंने अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? जीने का क्या मतलब है? मैं चल नहीं सकती, पेंटिंग नहीं कर सकती, सब ठीक है, लेकिन अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। एक महिला होने के नाते हमारे माइंड में ये बात चलती रहती है कि बिना बच्चों के हम इनकम्प्लीट हैं। और मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक इनकम्प्लीट वुमन बनने वाली हूँ। क्या मतलब है इसका? लोग डरते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं जीवित ही क्यों हूँ? हम सब इस टनल का पीछा करने की कोशिश करते हैं। हम सब ये करते हैं क्योंकि हमें टनल के एंड में लाइट नज़र आती है, जो हमें चलाती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी सिचुएशन में एक टनल थी जिस पर मुझे लुढ़कना था, लेकिन वहाँ कोई लाइट नहीं थी। और यही मुझे रियलाइज़ हुआ कि शब्दों में आत्मा को दुरुस्त करने की शक्ति होती है। मेरी मदर ने मुझसे कहा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के पास तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पक्का कुछ है। और उन सारे दुख और डिस्ट्रेस में वे वर्ड इतने मैजिकल थे कि उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं हर समय अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी। जो दर्द था उसे छुपाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बस मैं इतना जानती थी
अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो मेरी मदर एंड मेरे ब्रदर्स भी गिव अप कर देंगे। मैं उन्हें अपने साथ रोते हुए नहीं देख सकती थी। तो जो बात मुझे प्रेरित कर रही थी वह ये थी कि एक दिन मैंने अपने ब्रदर से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा हाथ डिफॉर्म्ड है, लेकिन मैं हॉस्पिटल की वाइट वॉल्स देख देख कर और वाइट स्क्रैप पहन पहन कर थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ इससे। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ रंग भरना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कलर्स ला दो, कुछ स्मॉल कैंडल्स ला दो, मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। तो पहली पेंटिंग जो मैंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम पेंटिंग की थी, ये केवल एक आर्ट या सिर्फ पैशन भर नहीं था, ये एक थेरेपी थी। और क्या शानदार थेरेपी थी। बिना एक शब्द बोले मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, मैं अपनी कहानी शेयर कर सकती हूँ। लोग आते थे और कहते थे, व्हाट अ लवली पेंटिंग। इतने सारे रंगों में किसी को दुख नहीं दिखा, सिर्फ मैं देख सकी। तो इस तरीके से मैंने अपने 2.5 महीने हॉस्पिटल में बिताए। कभी रोई या शिकायत नहीं की, बल्कि पेंटिंग की। और फिर मैं डिस्चार्ज हुई और अपने घर आ गई। और अब मैं अपने घर आ गई और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कमर में और मेरे हिप बोन पर बहुत सारे अल्सर हो गए हैं। मेरी बॉडी पर बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी एलर्जी थी। इसलिए डॉक्टर चाहते थे कि मैं एक स्ट्रेट बेड पर लेटी रहूं। 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि 2 सालों के लिए मैं एक कमरे में कैद बिस्तर पर पड़ी हुई विंडो के बाहर देख रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुन रही थी और सोच रही थी शायद एक समय आएगा जब हम फैमिली के साथ बाहर जाएंगे और नेचर का आनंद लेंगे। ये वे समय था जब मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कितने लगे होते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। ये वे समय था जब मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं बैठने लगूंगी, मैं ये पेन सभी के साथ शेयर करूंगी ताकि वे जान सके कि वे कितने खुश नसीब हैं और वे इसे मानने को तैयार नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ये मेरे रीबर्थ का दिन था जिसे मैंने सेलिब्रेट किया। 2 साल और 2.5 महीने के बाद जब मैं व्हील चेयर पर बैठने के काबिल हो गई, वही दिन था जब मेरा रीबर्थ हुआ। मैं पूरी तरीके से बदल गई थी। मुझे अभी भी याद है वे दिन जब मैं फर्स्ट टाइम व्हील चेयर पर बैठी थी, ये जानते हुए कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, ये जानते हुए कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाऊंगी। मैंने मिरर में देखा और खुद से बातें की। और मुझे अभी भी याद है मैंने क्या कहा था, मैं किसी चमत्कार का वेट नहीं कर सकती, मैं कमरे में कोने में बैठकर रो नहीं सकती या दया की भीख नहीं मांग सकती क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो मैं जैसी भी हूँ मुझे वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना पड़ा। मैंने फर्स्ट टाइम लिप कलर किया, फिर साफ कर लिया। मैं रोई और कहा, मैं ये क्या कर रही हूँ। एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है उसे यह नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, साफ करो इसे। मैंने फिर लगाया और इस बार अपने लिए लगाया, क्योंकि मैं अंदर से परफेक्ट फील करना चाहती थी। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद के लिए जीने जा रही हूँ। मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परफेक्ट नहीं बनने जा रही हूँ। मैं बस इस पल को लेने जा रही हूँ और इसे परफेक्ट बनाऊंगी। और आप जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ूंगी। हम सब में डर है, अननोन का डर, नोन का डर, साथ छूट जाने का डर, मनी एंड हेल्थ के खोने का डर। हम सब करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब डरे होते हैं। इसलिए मैंने उन सभी फियर्स को एक एक करके लिखा और मैंने डिसाइड किया कि एक एक करके इन फियर्स को ओवरकम करूँगी। तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? डिवोर्स। मैं ये नहीं झेल सकती थी। मैं उस व्यक्ति के साथ बने रहना चाहती थी जो अब मुझे नहीं चाहता था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना ही होगा।
और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे डर के सिवा और कुछ नहीं है, मैंने उसे आज़ाद करके खुद को आज़ाद कर लिया और खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि जिस दिन मुझे पता चला कि वह शादी कर रहा है, मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा और कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और वह जानता है कि मैं उसके लिए आज भी प्रे करती हूँ। मेरा दूसरा सबसे बड़ा डर, मैं दोबारा माँ नहीं बन पाऊंगी। और ये मेरे लिए काफ़ी भयानक था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। तो रोने की कोई बात नहीं थी, बस जाओ और गोद ले लो। मैंने भी वही किया। मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग अनाथालयों में अपना नाम दे दिया। मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं व्हील चेयर पर हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि मैं मुनीबा मज़ारी हूँ और एक बॉय या गर्ल जो भी हो उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और मैंने पेशेंस के साथ वेट किया। 2 साल बाद मुझे पाकिस्तान के एक बहुत छोटे शहर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा, क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप इसे अडॉप्ट करना चाहेंगी? और जब मैंने कहा यस, तो मैंने वाकई लेबर पेन महसूस किया। यस यस, मैं उसे गोद लेने वाली हूँ, मैं उसे अडॉप्ट करने वाली हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो एक आदमी बैठा हुआ था और वह मुझे सर से पाँव तक देख रहा था। और मैं मन ही मन सोच रही थी, ओ गॉड, अब ये कहेगा ये तो व्हील चेयर पर है, ये इसे डिज़र्व नहीं करती, ये इसका ख्याल कैसे रखेगी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि मैं व्हील चेयर पर हूँ इसलिए मुझे जज मत कीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? मुझे पता है कि आप इस बच्चे की बेस्ट मदर साबित होंगी। आप दोनों लकी हैं एक दूसरों को पाने के लिए। और उस दिन वे 2 दिन का था और आज 6 साल का है। एक और बड़ा डर जो मेरे अंदर था, आप उसे जानकर चौंक जाएंगे। वह डर था लोगों को फेस करना। मैं खुद को लोगों से छुपा कर रखती थी। जब 2 साल के लिए मैं बेड पर थी तो मैं दरवाजे बंद रखती थी। ऐसा दिखावा करती थी कि मैं किसी से मिलने नहीं वाली हूँ। उनसे कह दो कि मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं उन सिंपैथी को नहीं झेल सकती थी जो उनके मन में मेरे लिए थी। वे मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते थे। जब मैं स्माइल करती थी तो वे मेरी तरफ देखते थे और मेरे से पूछते थे, तुम मुस्कुरा रही हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बीमार हो? ये सवाल सुन सुनकर मैं थक चुकी थी। ऐसे ही एक लेडी ने कल मुझसे एयरपोर्ट पर पूछा, क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा ठीक हूँ, सिवाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वे वाकई क्यूट क्वेश्चंस थे। वे तब अच्छे नहीं लगते थे जब मैं बेड पर थी, इसलिए मैं खुद को लोगों से दूर रखती थी। ओह माय गॉड, मैं उनकी आंखों में वे सिंपैथी नहीं देख पाऊंगी। इट्स ऑल राइट। और आज मैं यहाँ इन सभी अद्भुत लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने डर पर काबू कर लिया है। आप जानते हैं जब आप व्हील चेयर पर होते हैं तो सबसे पेनफुल क्या होता है? ये एक और डर है। जो लोग व्हील चेयर पर होते हैं या वे लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, ये उनके दिलों में होता है लेकिन वे कभी शेयर नहीं करते। मैं उसे आपसे शेयर करूंगी। वे है द लेक ऑफ एक्सेप्टेंस। वे सोचते हैं कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी और परफेक्ट लोगों की दुनिया इम्परफेक्ट है। इसलिए मैंने डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए एक एनजीओ स्टार्ट करने के बजाय, मैं जानती हूँ इससे किसी को मदद नहीं मिलेगी, मैंने पब्लिकली इसे अधिक दिखाना शुरू कर दिया। मैंने पेंटिंग की। मैं हमेशा से ये चाहती थी। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए। मैं पाकिस्तान की फर्स्ट व्हील चेयर बाउंड आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत सारे मॉडलिंग कैंपेन्स किए। टोनी एंड गाय जैसे ब्रांड्स के लिए अलग अलग कैंपेन्स किए। मैंने मॉडलिंग के बैरियर्स को तोड़ते हुए कुछ बहुत मज़ेदार काम किए हैं। वहाँ क्लाउन टाउन नाम से एक जगह थी जहाँ मैं जोकर बन गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जोकरों के पास भी दिल होता है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं वाकई बदलाव लाना चाहती हूँ तो मैं लोगों को उनके पोलियो कैंपेन के लिए अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, जहाँ वह मुझे विक्टिम बनाएंगे और दया और दुख का प्रतीक बनाएंगे और ऐसा कहेंगे, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दो, नहीं तो वे भी इस लड़की की तरह बन जाएंगे।
मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एंकर के तौर पर नेशनल टीवी ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगी और पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारे शो किए हैं। इसलिए जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा कि आप हैं, तो दुनिया आपको पहचानती है। इन सब की शुरुआत अंदर से होती है। मैं संयुक्त राष्ट्र महिला पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई हूँ और अब मैं चिल्ड्रन एंड वुमेन राइट्स के बारे में बोलती हूँ। हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बातें करते हैं, जो ज़रूरी है। 2015 में मुझे BBC 100 वुमेन में शामिल किया गया। 2016 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में एक मैं भी थी। लेकिन ये सब मेरे अकेले से नहीं हुआ। आप सब अपने करियर में सफल हो रहे हैं। आपके पास लाइफ में बड़े ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सफलता की राह में हमेशा हम होता है, ना कि मैं। यह मत सोचना कि आप अकेले ही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। हमेशा एक व्यक्ति और होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है। शायद वह आपसे आगे नहीं, बल्कि आपके पीछे खड़ा होता है, आपके लिए प्रे करता है और आपको सपोर्ट करता है। उस व्यक्ति को कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। मैं कितना भी कहूँ कि मुझे हीरो नहीं मिला, इसलिए मैं हीरो बन गई, ये बात मैटर नहीं करती। मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में 3 लोगों को पहचानती हूँ जिन्होंने लिटरली मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया, और मैं डेली उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। वलीद खान। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स के बारे में जानते हैं। हमने कई लोगों को खोया है, और मैं बहुत भारी मन के साथ यहाँ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने वाकई बहुत सारे लोगों को इस टेररिज्म के उथल पुथल में खोया है। ये लोग बर्बर हैं, ये इंसानों को नहीं देखते, ये जानवर से भी बदतर हैं। इन्होंने मस्जिदों में लोगों को मारा है, इन्होंने चर्च में, टेम्पल्स में, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी लोगों की हत्याएं की है। ऐसे ही एक टेररिस्ट अटैक आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुआ था, जहाँ टेररिस्ट एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए और हमारे बच्चों को मार डाला। और उस हमले में उस दिन ये प्यारा सा लड़का वलीद खान, जो मेरा हीरो था, मेरा रियल लाइफ हीरो था, स्टूडेंट की देखभाल कर रहा था, उन पर नज़र रख रहा था, उन बेरहमों ने उसके फेस पर 3 बार और उसकी बॉडी पर 5 बार गोली मारी और वह गिर पड़ा। उस टेररिस्ट अटैक के एक हफ्ते के बाद मुझे स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। बहुत भारी मन के साथ मैं वहाँ गई और स्पीच दी। हमने नेशनल सॉन्ग गाया और मुझे लगा कि मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ये मुझे खा रहा था। मैंने घायल बच्चों को देखा, मैंने देखा व्हील चेयर पर बैठे बच्चे मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो सिर्फ एग्ज़ाम देने आए थे और हमें शूट कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपने दोस्तों को खो दिया। उनके क्लासरूम खाली थे जब वे अगले दिन अपने स्कूल गए। मुझसे कहा गया, ये बच्चा वलीद खान अभी हॉस्पिटल में है और तुम्हें उसे जाकर देखना है, उसे मोटिवेट करना है और उसे बताना है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और जब मैंने पहली बार वलीद खान को व्हील चेयर पर बैठे अपनी ओर आते हुए देखा, उसका फेस पूरी तरीके से डिफॉर्म्ड हो चुका था। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, वह बोल नहीं सकता था, उसने अपने दांत खो दिए, वह छींक नहीं सकता, स्मेल नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। और मैं सोचती रही कि उससे क्या कहना चाहिए, कि सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और जब मैं मन ही मन में सोच रही थी कि क्या कहूँ और क्या नहीं, वह प्यारा सा बच्चा वलीद खान मेरे पास आया और कहा, क्या तुम मुनीबा मज़ारी हो? मैंने कहा यस। उसने कहा, बाजी लेट्स टेक अ सेल्फी। और वलीद खान की उस टूथलेस स्माइल के साथ हमने वे प्यारी सी सेल्फी ली, जो आज भी मेरे पास है। मैंने उसे यहाँ शेयर नहीं किया क्योंकि उस समय उसकी शेप बहुत ख़राब थी। और यही मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं उसकी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, तब वह मेरे साथ खुश था। उसे कोई परवाह नहीं थी,
क्योंकि आज वह उसी स्कूल में जाता है और जब उससे कोई पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतने निशान क्यों हैं, तो तुम जानते हो कि क्या कहता है? यह निशान मेरे मेडल्स हैं और मैं इसे फख्र के साथ पहनता हूँ। और कितनी खूबसूरती के साथ वह कहता है कि टेररिस्ट चाहते हैं कि मैं स्टडी ना करूं, मैं स्टडी करने जा रहा हूं, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा और टेररिस्टों से बदला लेने का यह मेरा अपना ही तरीका है। एक और रियल लाइफ हीरो, ऑफ कोर्स माय सन, उसका नाम नील है, NILE, नील नदी। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंस। पेशेंस कैसा रखा जाए? जब तुम जानते हो कि तुम्हारी मदद चल नहीं सकती, जब तुम जानते हो कि तुम्हारी मदद दूसरी महिलाओं से अलग है, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मदर बाहर आकर तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती, तो शांत कैसे रहें? उसे फुटबॉल पसंद है। जब हमने पहली फुटबॉल खरीदी उस समय वह 4 साल का था। वह बहुत एक्साइटेड था। मुझे अभी भी याद है, वह रूम में आया और बोला, मॉम चलो फुटबॉल खेलते हैं। और उसने बॉल मेरे पैरों में डाल दी और कहा, इसे किक करो। और उस दिन मुझे डिसेबिलिटी महसूस हुई। मैंने कहा मैं बॉल को किक नहीं कर सकती और मेरा चेहरा उतर गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे हाथ तो ठीक हैं, चलो बॉल को कैच करके खेलते हैं। तुम्हें पता है उस दिन उसने मुझे एहसास कराया कि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा गिलास आधा खाली है, कम ऑन, तुम्हारा गिलास आधा भरा हुआ है। इट्स ऑल इन हियर एंड हियर। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, वे महिला जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि हीरो का कोई जेंडर नहीं होता। वे महिला जिसने मुझ में तब भी विश्वास रखा जब मैं पूरी तरह से निराशा के कगार पर थी। जहाँ सब मुझे छोड़कर जा चुके थे, वे वहाँ थी। और जब भी मैं बिना कुछ कहे उसकी ओर देखती, वे मेरी ओर देखती और कहती, ये भी बीत जाएगा। गॉड के पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है और एक दिन तुम कहोगी, ओ माय गॉड, इसलिए भगवान ने मुझे चुना है। वे मेरे सामने कभी नहीं रोई। उन्होंने हमेशा कहा, हेटर्स होंगे, नकारने वाले होंगे, डिसबिलीवर्स होंगे और फिर तुम उन सबको गलत साबित करोगी। My mother. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना। थैंक यू मॉम, काश तुम यहाँ होती। थैंक यू मुझे वो बनाने के लिए जो मैं आज हूँ। तुम्हें पता है हम ह्यूमन बींग्स के साथ एक प्रॉब्लम है। कई दूसरी प्रॉब्लम्स के अलावा एक प्रॉब्लम और है, ये खुद की बनाई हुई है। हम हमेशा ज़िंदगी से आसानी एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे पास ज़िंदगी को लेकर एक कमाल की कल्पना होती है। चीज़ों को इसी तरीके से काम करना चाहिए, ये मेरा प्लान है, इसे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम गिव अप कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कभी व्हील चेयर पर बैठना नहीं चाहा था। व्हील चेयर पर होने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा से बड़े काम करने की आकांक्षा रखती थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ मैं आज हूँ उसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत भारी कीमत है। ज़िंदगी एक टेस्ट एंड ट्रायल है और टेस्ट एंड ट्रायल्स कभी आसान नहीं होने चाहिए। इसलिए जब तुम ज़िंदगी से सरलता की उम्मीद करते हो और ज़िंदगी तुम्हें नींबू देती है तो तुम नींबू पानी बनाते हो और फिर उसके लिए ज़िंदगी को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम ज़िंदगी से आसान ट्रायल एक्सपेक्ट कर रहे थे। ट्रायल्स आपको एक मजबूत और बेहतर व्यक्ति बनाता है। ज़िंदगी एक ट्रायल है, हर समय तुम्हें इसका एहसास होता है। डरना ठीक है, रोना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गिव अप कर देना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए।
वे हमेशा कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं है। फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो तुम खड़े होते हो, तुम फिर फेल होते हो, फिर खड़े होते हो, और ये आपको आगे बढ़ाता है। इस तरीके से ह्यूमन स्ट्रोंग होते हैं। फेलियर एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन गिव अप कर देना नहीं, कभी नहीं। ये बात हमारे माइंड में होती है, हम इसे परफेक्शन कहते हैं। हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, हम खुद को भी परफेक्ट चाहते हैं। हर चीज़ को लेकर हमारे माइंड में यह इमेज होती है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड टू अर्न नो मैटर वॉट। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हम सब परफेक्टली इम्परफेक्ट है, और ये बिल्कुल ठीक है। दैट्स ऑल राइट। हमें यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ तक कि वे लोग जो बताते हैं कि परफेक्ट कैसे दिखा जाए, वे भी इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट दिखने के इस डर से लड़ रहे हैं। मैं परफेक्ट हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है, सालों पहले ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था जब मैं चलती थी। ओह माय गॉड, तुम्हें देखो, तुम कितनी फेयर हो, तुम कितनी लंबी हो, तुम परफेक्ट हो। आज देखो मुझे, यू स्टिल परफेक्ट। केवल परफेक्ट आँखें ही उसे देख सकती हैं। केवल परफेक्ट आँखें ही उसे देख सकेंगी। केवल परफेक्ट आँखें ही उसे देख सकेंगी। इसलिए हाँ, उन सभी इन्फॉर्मेशन के बीच आपको अपने दिल की सुननी होगी। आपको लोगों के लिए अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए परफेक्ट नहीं बनना है क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं। यदि आपकी सोल अंदर से परफेक्ट है, दैट्स ऑल राइट। यही सब कुछ है जो आप चाहते हैं, यही वे सब है जो आपको होना चाहिए। हमारी सोसाइटी ने परफेक्ट और ग्रेट दिखने के लिए बहुत ही अजीब तरीके के नॉर्म्स बना रखे हैं। मैन के लिए ये अलग है और वुमेन के लिए अलग। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम अपनी बहुत कम सुनते हैं। तुम जानते हो कि क्या चीज़ आपको परफेक्ट बनाती है? जब आप किसी को हंसाते हैं। तुम जानते हो कि क्या चीज़ आपको परफेक्ट बनाती है? जब तुम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, जब आप किसी का दर्द महसूस करते हो। और दर्द कितना शानदार होता है, ये आपको लोगों से कनेक्ट करता है। दर्द के अलावा और कोई माध्यम नहीं है जो आपको दूसरों से कनेक्ट कर सके। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैं दर्द में हूँ। आज सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दर्द में हूँ, व्हील चेयर पर हूँ, मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। एक कंपनी के CSR का हेड होने के नाते हम पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। और मैं पर्सनली मानती हूँ कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जीना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें मरने दें। इसलिए हम उन्हें पैसे देते हैं, हम उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, हम उनके फिजिकल एंड इमोशनल ज़ख्मों को भरने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं उन प्यारे लोगों के लिए भी काम करती हूँ जिन्हें हम थर्ड जेंडर बुलाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तुम्हें पता है क्या चीज़ मुझे उनसे कनेक्ट करती है? मेरी सारी इम्परफेक्शंस। जब मैं जाती हूँ और उन्हें गले लगाती हूँ तो वे मुझे कभी जज नहीं करते हैं। और मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम बिजली है। बिजली मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। वे खुद को इलेक्ट्रिसिटी बुलाती है और मैं उससे कहती हूँ क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी हो? वे कहती है नहीं, आई एम लाइटनिंग, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज लाइटनिंग। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की बहुत ख़राब स्थिति है, इसलिए वे नहीं चाहती कि मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी बुलाऊँ। इसलिए वे कहती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं थंडर हूँ, लाइटनिंग हूँ। वे मेरे पास आई और फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे गले लगाया, उसने कहा तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। और मैंने कहा यस, मैं तुम्हारी तरह हूँ, क्योंकि लोगों के लिए हम इम्परफेक्ट हैं। तो इम्परफेक्शंस कितनी खूबसूरत चीज़ है। इम्परफेक्शन की वजह से आप लोगों से जुड़ पाते हैं। फिर हम सब परफेक्ट बनने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या मतलब है इसका? जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, और लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम स्माइल करते हुए थकती नहीं हो? इसका क्या राज है? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैंने उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में चिंता करनी छोड़ दी है जिन्हें मैंने खो दिया है।
जो चीज़ और जो लोग मेरे साथ रहने वाले थे वे अभी मेरे साथ हैं। और कभी कभी किसी का ना होना आपके लिए बेहतर होता है। उनकी अनुपस्थिति को संजोए। यह हमेशा छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग बहुत लकी होते हैं, बस उन्हें इसका एहसास नहीं होता। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, हम किस सेंस में लकी हैं? वेल, जो ब्रेथ आपने अभी ली है वह एक आशीर्वाद थी। इसे स्वीकार कीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वैसी ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे हैं जैसा आप अभी जी रहे हैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। हर सांस जो तुम ले रहे हो उसे स्वीकार करिए। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, जियो इसे। अपनी मौत से पहले कभी मत मरो। हम सब मरते हैं। हम 75 सालों तक एक ही रूटीन से जीते रहते हैं और इसे ज़िंदगी कहते हैं। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है, अगर आप अभी भी इस कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, तो आपने अभी जीवन जिया ही नहीं है। तुम हार्ड वर्क करते हो, पैसा कमाते हो, ये आप अपने लिए करते हो। ये ज़िंदगी नहीं है। आप बाहर जाते हो, आप उन लोगों को ढूंढते हो जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उनकी लाइफ को बेहतर बनाते हो। आप एक स्पंज बन जाते हो जो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर सकता हो। आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स निकाल सके। और जब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुमने किसी की लाइफ बदल दी है और तुम्हारी वजह से उसने गिव अप नहीं किया, यही वह दिन है जब आप जीते हो। ऑलवेज। Always. हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बातें कर रहे थे। मैं हर समय स्माइल क्यों करती रहती हूँ? जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता तब मैं पूरी रात रोती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ और मुझे बैलेंस रखना होता है। और मैं दिन भर मुस्कुराती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं स्माइल करूँगी तो लोगों को मुस्कुरा सकती हूँ। यही मुझे आगे बढ़ाता है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और आपके पास हमेशा अधिक होगा। लेकिन अगर आप रोएंगे, अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिसकियाँ भरेंगे जो आपके पास नहीं है या जिन्हें आपने खो दिया है, तो आपके पास कभी पर्याप्त चीज़ें नहीं होंगी। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में सोचने में इतना बिजी होते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हेल्थी हूँ और ये मुझे अनलकी बनाता है, लेकिन हाँ, ये मुश्किल है जब मैं कहती हूँ कि मैं चल नहीं सकती। ये मुश्किल है जब मैं बैग पहनती हूँ, दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे चलते रहना होगा, क्योंकि कभी गिव अप ना करना ही जीवन जीने का तरीका है। इसलिए मैं अपनी बात एक शॉर्ट नोट के साथ समाप्त करती हूँ। अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिएं। जैसा आप हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। खुद के लिए दयालु रहिए। खुद के लिए दयालु रहिए। मैं रिपीट करूंगी, खुद के लिए दयालु रहिए और तभी आप दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। खुद से प्यार करें और उस प्यार को फैलाएं। ज़िंदगी मुश्किल होगी, उथल पुथल होगी, ट्रायल्स होंगे, लेकिन वे केवल आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेवर गिव अप। रियल हैप्पीनेस सक्सेस, मनी और फेम में नहीं होती। मेरे पास सब कुछ है और मैंने ये कभी नहीं चाहा। रियल हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड में है। इसलिए बी ग्रेटफुल एंड बी अलाइव और हर एक मोमेंट को जियो। Thank you थैंक यू so सो much, मच everyone. एवरीवन। Thank you. थैंक यू।